नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। सुप्रीम कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आईबीसी को चुनौती दी जाने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं और इस कानून की संवैधानिकता को बनाए रखा है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वो संपूर्णता में इसकी संवैधानिक वैधता को मान्यता देते हैं। आईबीसी के तहत दिवालिया कंपनियों के प्रमोटर दिवालिया कार्रवाई के दौरान बिडिंग में शामिल नहीं हो सकते। आईबीसी यानी दिवालिया कानून को जून 2017 में लाया गया था, जब आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया था कि वो 12 बड़े कर्जदारों का मामला नेशनल कंपनी लॉ एंड ट्रिब्यूनल में ले जाएं। बैंकों के बकाया 8 लाख करोड़ रुपए का करीब 25% हिस्सा इन 12 कंपनियों पर बाकी था। अब तक आईबीसी के तहत 70,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। आज समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले के मायने क्या हैं और साथ ही आईबीसी को लेकर जो संदेह था, जो कुछ धाराओं को लेकर, उसमें कितनी स्पष्टता पहले से आई है और इसका इम्पैक्ट अब तक हमने कैसे देखा है कॉर्पोरेट जगत में। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक अत्रे हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में, आपका स्वागत है। हमारे साथ रविंद्र गुप्ता जी हैं, चीफ मैनेजर एसबीआई में, आपका स्वागत है। और शुभमय भट्टाचार्य हैं, कंसल्टिंग एडिटर द बिजनेस स्टैंडर्ड में। शुभमय, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत शुभमय मैं आपसे करना चाहूँगा, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, असल में इसके मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इस पूरे के पूरी जो पेज थे और जो याचिकाएं दाखिल की गई थी। कभी खासकर एक एडवोकेट के होते हुए आपको सामने मुझे कह रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, बट संक्षेप में बात ये बनती है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ को लेकर कई चुनौतियां, एक तरफ तो ये है कि जब से ये एक्ट आया है 2017 में इसको पारित किया गया, 2016 में इसको शुरू किया गया, 2017 में ऑपरेशनल हुआ है जी। और इसी के एक्ट के चलते भारत के जो बैंक्रप्सी का जो माहौल था, जो इनफैक्ट बैंक्रप्सी जो भारत में होता ही नहीं था, अलाउड ही नहीं था कॉर्पोरेट में, क्योंकि उसका कोई प्रावधान ही नहीं था, वो दैट प्रोविजन वाज बॉर्न विद दिस एक्ट। और इसके चलते क्या हुआ है कि आरबीआई ने अपने जितने सारे केसेस में जहाँ पे भी उसको लगा है कि इंसॉल्वेंसी का एक मामला आ गया है, बड़े बड़े लोन्स के सारे केसेस को आरबीआई ने भेज दिया था इंसॉल्वेंसी के तहत इसको जांचने के लिए, देखने के लिए। और बाकी सारे जो रेजोल्यूशन प्लान्स थे इसके पहले आरबीआई के S4 वगैरह, दुनिया भर के SDR वगैरह, बहुत सारे प्रोविजंस आरबीआई ने बनाए थे, उन सबको इरेज कर दिया था पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने। ये बैकग्राउंड इसलिए ज़रूरी है कि ये समझना कि इसका मतलब है कि ये ही बन गया है एक, जिसे कहते हैं द ऑमनिबस लॉ, जिसके अंडर में भारत के जितने सारे बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन वगैरह, जितने सारे केसेस हैं कॉर्पोरेट के, इंडिविजुअल के लिए अभी तक ये अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है, वो सारे इसके तहत अभी आते हैं। और नेचुरली दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक एज ए से सेटिंग द कैट अमंग द पिजन्स, क्योंकि भारत में प्रमोटर्स वगैरह जो बहुत सारे ऐसे होते थे जो अपना बिजनेस को दे विल रन टू द ग्राउंड, धीरे धीरे उनको नष्ट करते जाते थे, बैंक में लोन वापस नहीं देते थे। इन सब को अचानक एक, जिसे कहते हैं एक फाइनल पॉइंट मिल गया, एक अरेस्ट वारंट टाइप मिल गया कि भाई अभी तो आपको केस सुलझाना ही है, और बैंक्स के पास एक बहुत बड़ा हथियार आ गया। ये जो बैलेंस ऑफ पावर का शिफ्ट हुआ, इससे भारत के कॉर्पोरेट जगत में बहुत बड़ी खलबली मच गई और बहुत कंपनी जो इसके दायरे में आ गए, उन्होंने फिर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठाए। खासकर उनमें कुछ ने ये ऑब्जेक्शन उठाए कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाता है, खिलाफ जाता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो बेसिक स्टेटमेंट है, जिस बेस प्रेमिस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको नकारता है ये लॉ। और इस पर जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर याचिका पर डिसीजन नहीं देते, तब तक इसके तहत कोई भी केसेस नहीं होंगे। और आपको याद रखे होगा कि इस केस में, इसमें इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी चीज एक्ट में एक टाइम लिमिट दिया गया है 270 दिनों का, जिसके अंदर ये रेजोल्यूशन होना है। लेकिन इन सारी याचिकाओं का कहना था कि नहीं, वो 270 अभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक ये वाला मामला नहीं सुलझाया जाता है, फाइनल नहीं आता। तो इसलिए आज इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए आज का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि नहीं, ये सारी याचिकाएं मैं खारिज कर दी है, और अभी बनता है कि नहीं, इनके आईबीसी का जो प्रक्रिया जो चल रहा है और जैसे चल रहा है वो कंटिन्यू करेगा, और इसके ऊपर इसके औचित्य के ऊपर कोई भी मतलब
केसेस वगैरह नहीं आ सकते हैं। ओके डॉक्टर अभिषेक, क्योंकि लीगल तौर पर जो बात मैं पूछी शुभ से कि कॉर्पोरेट जगत में असल में किस तरीके से इस मायने को देखते हैं, लेकिन लीगल के तौर पर 2-3 चीज़ें मैं आज इस फैसले में जब कहा कोर्ट ने तो खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि संपूर्णता में इसकी संवैधानिक वैधता को मान्यता देते हैं, और ये भी एक स्पष्ट किया कि अधिनियम में संबंधित पक्ष का जो मसला था वो कारोबार से जुड़ा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो उसमें क्लैरिटी दी थी। क्या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बहुत अहम रही, जो कि पहले यहाँ पे कन्फ्यूज़न था या फिर जो कॉर्पोरेट जगत चाहता था वहाँ पे कोर्ट ने काफ़ी कुछ साफ कर दिया है? हाँ नहीं, एक तो 2-3 चीज़ों पे मेन चैलेंज था। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में उनका चैलेंज था कि ये अलग अलग फुटिंग पे क्यों रखे गए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब लास्ट में लिस्ट बनती है, एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो पहले ऊपर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आएंगे। एक चैलेंज ये भी था कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को कुछ भी नहीं बचता, सबसे ऊपर वर्कमैन आते हैं, फिर एम्प्लॉयज़ आते हैं, फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन ऑपरेशनल क्रेडिटर। इसी तरह 29A का जो चैलेंज था वो ये था कि जिस समय बिड लगाई जाएगी, उस समय रेजोल्यूशन प्लान लिक्विडेशन में कंपनी जाएगी, तो कोई भी प्रमोटर्स कंपनी के वो लोग बिड में, डायरेक्टर्स वो लोग बिड में नहीं आ सकते। उसके साथ ही एक एक्सप्लेनेशन और दिया है कि उनसे कनेक्टेड पर्सन्स भी बिड नहीं लगा सकते। कनेक्टेड पर्सन्स को एक्सप्लेन किया 29A के एक्सप्लेनेशन में, हु आर नॉट कनेक्टेड बाय ब्लड बट हु आर कनेक्टेड फाइनेंशियली, जिनका उस कंपनी से कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहा हो। तो ऐसे लोगों को डिबार किया है पूरे प्रोसेस से कि वो दोबारा से उस कंपनी को टेक ओवर नहीं कर सकते। इनफैक्ट इस इंसॉल्वेंसी प्लान की, इस इंसॉल्वेंसी कोड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड चल रहे थे, लोग कंपनीज बैंकों से पैसा लेती, पब्लिक से पैसा लेते हैं और उसके बाद इधर उधर पैसा डिसबर्स कर देते, बाद में जी हम तो इंसॉल्वेंट हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। ऐसी कंपनीज को कैप्चर करने के लिए अच्छा पहले कई सारे लॉस थे। सिक इंडस्ट्रीज एक्ट अलग था, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट अलग था, तो उन सबको कंसोलिडेट करते हुए ये वाला कोड आया था। इसमें जो प्रोसेस दिया है कि कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि नाउ माय लोन इज़ नॉट बीइंग पेड, कंपनी इज़ नॉट इन ए पोजीशन टू पे द लोन। उसके बाद इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाएगा, उसको 90 डेज़ का उसके पास क्लेम करने का टाइम है, फिर 180 डेज़ में उसे रेजोल्यूशन प्लान देना है। रेजोल्यूशन प्लान का पर्पस है कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उस कंपनी को रिवाइव कर सकें, हम सबको क्लेम सेटिस्फाई कर सकें। अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इस नतीजे पे पहुंचता है कि हाँ भाई ऐसा प्लान है, या उस समय में कोई दूसरी कंपनी टेक ओवर करके कि यस मैं इस प्रोजेक्ट को लेता हूँ पूरी कंपनी को और बाकी सब लोगों का पेमेंट कर दूंगा, तो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगा NCLT में, और उसे लगता है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी भी तरह से कंपनी नहीं चुका सकती अपनी देनदारी, तो वो सबमिट कर देगा नहीं कोई रेजोल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है। देन कंपनी विल गो इन लिक्विडेशन। उसके बाद ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, वो कंपनी के एसेट्स के वैल्यूअर लगाएंगे, कंपनी में बिड लगाई जाएगी जितने एसेट से बेचे जाएंगे, और वो सीक्वेंस वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो जिस तरीके से जो आप बता रहे थे, एक मैं आऊँ रविंद्र जी आपके पास से पहले, शुभ है जो पहले अलग अलग लॉ हुआ करते थे और जब IBC के बाद कितना बड़ा फ़र्क कॉर्पोरेट सेक्टर में दिखा है, जो मैं कहूँ कि एक तरीके से जानबूझकर खुद को लिक्विडिटी में लाना और इंसॉल्वेंसी के लिए खुद को मैं कहूँ कि खड़ा कर देना, अब वो बदले हैं हालात या फिर अभी भी कुछ चोर दरवाजे रास्ते हैं? गोविंद, आपको ये देखकर हैरानी होगी कि इसके पहले RBI जितने सारे रेजोल्यूशन प्लान्स लाए थे उन सबको विभिन्न इंडस्ट्री चेंबर्स सरे दिल से मतलब स्वागत किए थे। किसी ने कभी कोर्ट में जाकर उन सारी चीज़ों के ऊपर कभी चैलेंज नहीं किया। ये जैसे ही आया तादाद में कोर्ट में केसेस लग गए कि भाई हमें इसके अंदर ना लाया जाए। तो आप देख ही सकते हैं कि इसका उनमें कितना बड़ा फ़र्क था कि इसमें सच में वो काबिलियत है जो हमें जो कि कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस की वजह से देखिए डिफ़ॉल्ट होना, बैंकरप्ट होना, ये कोई डिसरेस्पेक्ट की बात नहीं है। किसी वजह से हो सकता है कंपनी का बहुत अच्छा प्लान भी कंपनी का किसी वजह से रेजोल्यूशन मतलब कंपनी खराब हो जा सकता है, इंटरनेशनल सिचुएशन कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इन किसी भी चीज़ों में, चाहे वैसे केसेस हो या जहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं कि जिसमें डेलिबरेटली पैसे लेकर पैसे दूसरे सुराख से निकल जाते हैं, चोट दरवाजे की बात आप कर रहे हैं, वहाँ से निकल जाते थे, किसी भी चीज़ों को रोकने में
बैंक असमर्थ थे क्योंकि बैंक के पास वो लीगल पावर्स ही नहीं था। ये लॉ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट जो लाया गया वो इतना हर तरीके से, एंड इट्स स्टिल ए वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें अभी भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत, क्योंकि ये जैसे जैसे चलता जाएगा तो और भी इसमें इम्प्रूवमेंट्स होंगे। ये अच्छी तरह से बनाया गया है कि ये भारत में कॉर्पोरेट जगत में सुधार का जिसे कहते हैं एक ब्रह्मास्त्र बन गया है। हम आजकल को ब्रह्मास्त्र के वर्ड बहुत यूज करने हैं, तो कॉर्पोरेट कैपिटल सेक्टर में एक ये ब्रह्मास्त्र बन गया है बैंक्स के लिए। इस लॉ के साथ पहले का किसी भी स्कीम को कंपैरिजन में ही नहीं ला जा सकता, क्योंकि पहले की स्कीम में कोई यूनिटिव प्रोविजन ही नहीं था। इसमें सबसे बड़ा प्रोविजन ये है कि अगर रेजोल्यूशन नहीं हुआ तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स जो हैं वो उनका राइट बनता है कि वो कंपनी को नीलामी पे चढ़ा देंगे। ये प्रोविजन पहले नहीं था। रविंदर जी, आईवीसी के साथ साथ जो सबसे अहम बात कही जा रही है कि पहले ये कितनी बड़ी संख्या थी कि जब कंपनी दिवालिया घोषित की जाती थी, उसी के प्रमोटर्स या फिर उसके डायरेक्टर्स दूसरे रास्तों से आकर के उस कंपनी को खरीदने की कोशिश करते थे या शेयर होल्डिंग की बात होती थी। और अब आईवीसी के बाद जबकि कोर्ट में क्लियर कर दिया है, इसे आप कैसे देखते हैं इस स्टेप को? देखिए, कल के जो कोर्ट के जो फैसले हैं, 2 अहम अमेंडमेंट्स के ऊपर उन्होंने जो कोशिश की थी प्रमोटर्स ने। एक तो ये था कि वो चाहते थे कि प्रमोटर्स जो है बिड के जो प्रक्रिया है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके, तो उसमें कोर्ट ने बिल्कुल उनको मना कर दिया कि आप उसके अंदर बिडर नहीं हो सकते, क्योंकि उसी कंपनी को जब मान लीजिए उसका 50,000 करोड़ का बैंकों को देनदारी है और उसकी वैल्यूएशन अगर 40,000 करोड़ में है, तो वो 40,000 करोड़ के अंदर पार्टिसिपेट क्यों करेगा? द होल पर्पस जो है उसका डिफीट होगा अगर हमने प्रमोटर को अलाउ करते हैं, तो उसके लिए उनको बिल्कुल मना कर दिया। दूसरा, उनकी तरफ से एक डिमांड ये थी कि हमको जो रिजोल्यूशन कमेटी के अंदर जो कमेटी ऑफ द क्रेडिटर्स, क्योंकि उसमें जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है उनको भी पार्टिसिपेटिव बनाया जाए, कि उनको भी उसमें रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर उस कमेटी का मेंबर दिया जाए। तो उसके अंदर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, जो बैंक्स हैं या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको प्रायोरिटी रखी गई है और उनको कमेटी का सदस्य नहीं बनाया गया। तो इस प्रकार पूरे के पूरे जो अपना आईबीसी एक्ट को उसको वहीं का वहीं रखा गया। आईबीसी एक्ट का जो मुख्य मुद्दा ये है कि जो जितने भी पुराने जो चलते थे, सिक्का चलता था हमारा जो है सिक इंडस्ट्रीज़ इंडस्ट्रियल रेपेल एक्ट था और बाइफर थे, तो ये सारी चीज़ों के अंदर एक बहुत लंबा प्रोसेस हुआ करता था जिसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग था, और जो भी विलफुल डिफॉल्टर्स थे वो जानबूझकर उस प्रक्रिया को लंबा चलाते थे जिससे वो बैंकों का पैसा ना देना पड़े और उससे उनको फ़ायदा होता रहे। तो उसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ ये ख़त्म हुई इस लॉ के आने से कि जल्दी से जल्दी उसकी भरपाई जो रिकवरी हो जाएगी। दूसरा ये था कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी वैल्यू, कि अगर मान लीजिए जो चीज़ बिक रही है, क्योंकि इंसॉल्वेंट आदमी जब होता है जब उसको देने की स्थिति में नहीं होता, या तो 2 चीज़ें कि उसके पास असेट्स अवेलेबल है और असेट्स की वैल्यू बहुत है पर उसका कैश फ्लो नहीं है इकॉनमी के अंदर, उस कैश फ्लो की वजह से उसका बिजनेस बैठ रहा है, तो इंसॉल्वेंट वो अपने आप को डिक्लेयर करता है। इस लॉ के अंदर 2 चीज़ें हैं, क्रेडिटर्स भी अप्रोच कर सकता है और डेटर्स भी अप्रोच कर सकता है, कि मेरी डेटर कहेगा कि मेरी ये पोजीशन है, मैं इसको आगे चलाने में असमर्थ हूँ। क्रेडिटर वो है कि भाई इतना समय हो गया, मेरा पैसा वापस नहीं आ रहा, तो आप उसके लेकर चलिएगा। और आज की डेट के समय के अंदर बैंकों के अंदर विलफुल डिफॉल्टर ज़्यादा है। इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं जिनके पास पूरी सामर्थ्य है, पूरे उनके पास एसेट्स अवेलेबल है, पर चूँकि हमारे यहाँ कोर्ट्स के अंदर लंबे लंबे केसेस चलते थे या उसके बाद उसका रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर लोन पड़ा हुआ है, तो इस प्रकार एक विलफुलनेस की वजह से बैंकों की भरपाई नहीं हो पा रही थी। आईबीसी कोड आने के बाद में ये प्रक्रिया जो है काफ़ी सुचारू हो गई है और उसके बाद इसका रिजोल्यूशन बिल्कुल प्रॉपर टाइम के अंदर हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पहले इस कानून के यानी कि आईबीसी कोड के पहले अगर बात करें, बैंकों के पास उस तरह की पावर्स नहीं थी। बैंकों को अगर पता भी था लेकिन उसके बावजूद उनके पास मजबूत हाथ नहीं थे। लेकिन इस कोड के साथ किस तरीके से बदलाव बैंकों की पावर्स में दिखते हैं और क्या नए अधिकार आपको लगता है जिसके चलते ये जो विलफुल डिफॉल्टर्स की एक लंबी सूची होती थी, लोन लीजिए, हड़प जाइए, उसके बाद कंपनी को दूसरे चेहरों के जरिए खरीद लीजिए, वो कितना रुकेगा, कितना रुका है? नहीं, बिल्कुल इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दूसरी एक तो यह है कि जो विलफुल डिफ़ॉल्टर है या जो इंसॉल्वेंट है, जो पैसा देने की स्थिति में नहीं है, तो एक तो चुप नहीं बैठेगा। उसको मालूम है कि बैंक इस एक्ट के तहत अपना प्रेजेंटेशन करके अपना रिजोल्यूशन ला के किसी भी समय उसको
खरीद सकता है या बेच सकता है या उसकी बिडिंग करा सकता है, क्योंकि इसका जो है जो टाइम लिमिट दे दी गई है कि 180 दिन के अंदर कंपनी के अंदर होगा और 90 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया है। और उसके अतिरिक्त जो दूसरे जो छोटे इंडिविजुअल्स के केस में भी लागू हो सकता है ये, या छोटे शॉर्ट स्टार्टअप्स के केस में, या 1 करोड़ से नीचे की जो कंपनीज़ हैं उसमें 90 दिन और 45 दिन का ग्रेस पीरियड देने के बाद में उसका रेजोल्यूशन किया गया था। अब जबकि इसका समय निर्धारित कर दिया है, टाइम बाउंड कर दिया गया है, तो अब उसको डर भय रहेगा कि अब मेरी ये कंपनी जाने वाली है। और दूसरा मैं इसके अंदर एक और चीज़ बताने जाऊँगा कि जो नई डायमेंशन सामने आई, जैसे अभी हाल ही के अंदर एसआर स्टील का जो केस सामने आपके सामने आया है, उसके अंदर अभी क्या हुआ है कि जैसे एसएलआर मित्तल ने जो उस कंपनी को खरीद लिया, अब उसी दौरान में एसआर चाहता है कि मैं बिडिंग प्रोसेस से इसका बिडिंग ना हो, और जबकि उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद में अब यह है कि उसको हैंडओवर करना है, पर उससे पहले उसने अप्रोच कर दिया कि नहीं, इस प्रोसेस को रोका जाए। और उसके अंदर सेक्शन 12A के अंदर एक प्रावधान है कि अगर जो बोरोवर है या जिस आदमी की कंपनी है, यदि वो 100% पूरे का पूरा जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है देने के लिए तैयार है, और जो कमेटी ऑफ द क्रेडिटर्स के अंदर 90% जो मेंबर है उसके लिए तैयार है, तो उस प्रोसेस को रोका जा सकता है। 90% मेंबर्स 90% जो लोग हैं अगर उसको हाँ कर सकते हैं तो वो, पर उसको पूरे का पूरा अमाउंट चुकाना पड़ेगा। उसके अंदर जो है एक हेयर कट वाली पोजीशन नहीं आएगी। उसके अंदर जितना भी बैंकों का या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ड्यू है, तो वो देने के बाद भी उस प्रक्रिया को रुकवा भी सकता है और उसके अंदर जा भी सकता है। ओके, तो अभिषेक, क्योंकि जो पहले के हम लॉज देखते थे और जो अब आईवीसी कोड के बाद और अब सुप्रीम कोर्ट के एक तरीके से मैं कहूँ मोहर के साथ, क्या कोई अभी भी यहाँ पर रास्ता बचता है? लेकिन कॉर्पोरेट जगत में जिस तरीके की हलचल है और इसे डिले किया जाए या इसमें स्टे मिल जाए या इसको रोका जाए, इसकी पूरी पहल ज़रूर हुई, लेकिन कॉर्पोरेट जगत में अगर देखें जिस तरीके से बैंकिंग सिस्टम को खोखला किया गया, लोन लेकर कंपनियां बनाई गई और उसके बाद कंपनियों को बदला गया, अब ये जो एनपीए या बैंकिंग का सिस्टम था मजबूत हो जाएगा, सेफगार्ड एक बहुत बड़ा है? नहीं, बहुत बड़ा सेफगार्ड है। और जहाँ तक सिर्फ बैंकों की बात मत कीजिए, पब्लिक एट लार्ज भी बहुत तरह से चीट होती रही है, उस सब के लिए भी ये बहुत अच्छा कोड है। इसमें सिर्फ बैंकों के नहीं, आम पब्लिक के पास भी पिछले साल जब इंसॉल्वेंसी इस आईबीसी कोड में अमेंडमेंट हुआ था तो होम बायर्स को भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की उसमें लाया था, एंड दैट वाज ए वेरी बिग स्टेप इन दिस। जब पहले एम्बिग्यूटी बहुत थी लॉज में, इवन सरफेसी एक्ट, बैंक के पास तो सरफेसी एक्ट की भी पावर्स थी, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर्स मिल जाती थी। एक सरफेसी एक्ट में 60 डेज का नोटिस दिया, उसके बाद वो कोई भी प्रॉपर्टी अटैच करके बेच सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी बैंकों से वो प्रॉपर्टी अटैच नहीं होती थी, बेची नहीं जाती थी। अब कंसोलिडेट कर दिया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा और वो असेट्स की बिड लगाएंगे और ये बड़े लेवल पे होगा, तो असेट्स सेल कंट्रोल भी किए जाएंगे, बेचे भी जाएंगे, लोगों का पैसा भी दिया जाएगा। इसके अलावा जहाँ तक उनकी बात है, अभी आपने कई लूप होल्स की, जब लूप होल्स का तो टाइम के साथ पता लगता है। पहले हमें लूप होल्स पता लगे कि हाँ ये इन एक्ट्स में इतनी एम्बिग्यूटी है, तो कंपनीज एक्ट में 2013 में पूरा कंपनी एक्ट नया आया, उसमें प्रोविजंस आए, उसके बाद और हमें सुधार की ज़रूरत नज़र आई तो ये आईबीसी कोड आया, इसमें भी पिछले 3 साल में 2-3 बार अमेंडमेंट आ चुके। तो लॉ इज़ ऑलवेज डेवलपिंग, जैसे जैसे पता लगता रहेगा कि अच्छा यहाँ लूप होल है तो उसे बंद करा, अब रिलेटेड पर्सनस वाले लूप होल को बंद किया हुआ है, वहाँ क्लैरिटी आई। ऐसा नहीं है, शुरू में इन्हें ऑप्शन दिया जाता है कंपनी को, जिस समय कोई भी पटिशन फाइल होती है सेक्शन 7 में, 9 में, 8 में, 8 में इंसॉल्वेंसी शुरू करने के लिए, तब शुरू में उसको नोटिस दिया जाता है और कोर्ट उससे पूछती है बता दो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम इस सबको रिजॉल्व करना चाहते हो, तो देनदारी देना चाहते हो, तो यू कम विद क्लीन हैंड्स। जब वो फेल हो जाता है, उसकी नियत तब भी नहीं होती पैसा देने की, उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है, तो उसके बाद उनके पास राइट नहीं रहता आगे आके बिड करने का। ऐड करना चाहूँगा कि आईबीसी एक्ट के अंदर सबके लिए रेजोल्यूशन का प्रावधान है। कंपनीज एनसीएलटी में जा सकती हैं, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म एनसीएलटी में जा सकती हैं, और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के तहत इंडिविजुअल्स के केसेस सॉल्व हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। हाँ, तो इसमें सबको कवर कर दिया गया है। इसमें बिल्डर्स के मामले में खासतौर से होम बायर्स को लाने के लिए जिस समय लेके आए थे, उस समय ये था कि उनके पास तो कोई रिलीफ बचा ही नहीं था, कोई क्लेम कर ही नहीं सकते थे। अब बिल्डर्स, एसआर का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, बिल्डर्स का एक एग्जाम्पल,
जनरली क्या होता था, लोगों ने एक ज़मीन खरीद ली बिल्डर ने बनाने के लिए, उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया, एडवर्टीजमेंट शुरू कर दिया, पब्लिक ने पैसा लगाया, वहाँ पैसा इकट्ठा हो गया, उस पैसे को बजाय उस प्रोजेक्ट में लगाने के वो दूसरी लैंड कहीं और खरीदता डाइवर्ट किया गया। था, और वहाँ डाइवर्ट करने में, उसके ऐड करने में पता चला पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, वो बिका नहीं, दूसरे में वो आधा रह गया, और वो दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स उसके डूब गए। अल्टीमेटली पैसा पब्लिक का डूबा, वो तो अपने आप को इंस्टॉलमेंट कह के इंडिया से बाहर जाके बैठ गया, लाइक माल्या और सम अदर पर्संस। लोग कहाँ जाएंगे अपना पैसा लेने? बेसिकली छोटा सा चीज का ये है कि हम अगर इसको अगर फिगर्स की तरफ से देखें कि कितना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में फायदा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतने सालों के बाकी सारे जो केसेस, जो जितने सारे फॉर्मूलाज थे, उससे कहीं ज्यादा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट के तहत ऑलरेडी रिकवर हो चुका है, जो जनता के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली कुछ हुआ भी है। तो हुआ है ज़्यादा, और इट्स मोर देन 1, इनफैक्ट एज फार फिगर्स ऑलमोस्ट लाइक 1 ट्रिलियन के, मतलब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कब तक है इससे रिकवरी हुआ है। हाँ, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो प्रॉब्लम ये है कि करीब 1298 केसेस, करीब 1300 केसेस अभी तक आईबीसी के अंदर दर्ज किए गए हैं, जिसमें से करीब 30% केस ऐसे हैं जिनका रेजोल्यूशन, ये 270 दिन का जो टाइमलाइन है उससे आगे चला गया है। तो कंसर्न्स हैं, एक तरफ तो रिकवरी हुआ है लेकिन साथ में यह है कि कंसर्न्स भी है कि ये केसेस आगे बढ़ रहे हैं, और उसका वजह का दो वजह, एक तो कोर्ट केसेस, लेकिन कोर्ट का रोल का सराहना करना पड़ेगा कि कोर्ट्स ने इन मामलों में, हम कहते हैं भारतीय जुडिशरी बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं, लेकिन इसमें इंडियन जुडिशरी हैज रियली प्लेड ए वेरी गुड पार्ट। किसी भी मौके पर किसी भी कंपनी को इन केसेस को पीछे और खींचने का मौका नहीं दिया है, और बहुत जल्दी रेजोल्यूशन दिया है कि नहीं भाई, आपको लिक्विडेटर के पास ही बैठना पड़ेगा। तो ये दैट समथिंग दैट मस्ट बी, वो जिसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक हमारा करीब 40%, 49% के करीब रिकवरी हुआ है इन सारे केसेस में। अगर आप फिगर्स देखें तो जिसमें अबाउट 259 केसेस लिक्विडेशन में चले गए हैं, 1300 केसेस में। तो बेसिकली अभी ज़रूरत यह है कि एक तरफ तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स वगैरह जिनकी डिमांड है, जो लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा हमें लोग चाहिए। उनको रिक्रूट किया जा रहा है, लेकिन ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें पारंगमता चाहिए वगैरह, कहाँ से आएंगे, उसमें वक्त लग रहा है। तो एक वो चीज़ हो रहा है कि बहुत जितने सारे बैंक्रप्सी केसेस आ रहे हैं उसके हिसाब से उतने सारे लोग अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी भी रिकवरी रेट हाँ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी वो इट्स मच लोअर देन जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इट्स स्टिल 45% के करीब ही रिकवरी हो रहा है। उससे ज़्यादा, क्योंकि जितना रिकवरी होगा उतना लोगों के लिए अच्छा है कि लोगों का जो पैसा जो बैंक्स में फंसा हुआ था, जिसके बेसिस पे बैंक्स ने लोन दिए हैं, तो उसका ज़्यादा रिकवरी होगा तो लोगों के लिए अच्छा है। सरकार को फिर बैंक्स को ये रिकैपिटलाइजेशन करने का जो प्रेशर है वो कम होगा। तो उसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कितना हद तक पैसा रिकवरी हो सकता है। These are the concerns on liquidation. इससे इतना है कि जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसकी तो काफ़ी सफाई होगी। और दूसरी बात यह है कि आईबीसी में जैसे ये जो केसेस वगैरह जो भी लगे हुए थे, जैसा कि कोर्ट ने कह दिया कि इसको जैसा है वैसी स्थिति में रखा जाएगा, तो उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, करंट ईयर के अंदर 1.80 लाख करोड़ की जो रिकवरी होने की उम्मीद है। तो इससे काफ़ी अच्छी व्यवस्था के अंदर जो क्रेडिट ऑफ टेक है, फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे, रिकवरी बूस्ट करेगा इकोनॉमी। इससे है कि इकोनॉमी विल बूस्ट। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं चाहूँगा अभिषेक, क्योंकि तो तमाम दर्शक उसमें बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि बात आपने की बिल्डर को लेकर है, वो इस बिल के बाद और अब जिस तरीके के प्रोसेस चल रहे हैं, कई सारे बिल्डर लिक्विडिटी उसमें फंसे हुए कोर्ट में कैसे चल रहे हैं, उनके लिए कितनी उम्मीद दिखती है? क्या कुछ मिलता है? लोगों के लिए काफ़ी उम्मीद है, लोगों के जिनके पैसे फंसे हुए हैं। आईबीसी से बहुत होप है, रेरा जब से आया था उससे बहुत होप बन गई थी इंडिया के अंदर। रेरा वाज ए रेवोल्यूशनरी स्टेप, रेवोल्यूशनरी लॉ, और आईबीसी में तो बहुत पावर्स हैं बिल्डर। फाइनेंशियल क्रेडिटर, वी आर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उनका ऑपरेशनल क्रेडिटर से ऊपर स्टेज आती है, तो उनका पैसा सिक्योर है बिकॉज दे आर अंडर एग्रीमेंट, और उनका पैसा सिक्योर है, उनके पास काफ़ी पावर्स हैं। एक चीज़ जो बिल्डर्स के और इन केसेस में, होम बायर्स के केसेस में मुझे नज़र आती है, जो कहीं एक शॉर्ट कमिंग, ओनली फॉर माय ओपिनियन, जब वहाँ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, कोर्ट में एनसीएलटी में किसी एक आदमी ने एप्लीकेशन फाइल करी, उस पर एनसीएलटी ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ इसमें रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करते हैं, उसके पास 90 डेज़ का टाइम होता है फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। अब जजमेंट कितने लोगों की नोटिस में आता है, कितनों की नहीं आता, किसी को नहीं पता, आईबीबीआई की वेबसाइट पे डाल दिया जाता है। एवरी पर्सन इज़ नॉट सो विजिलेंट।
हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उसके Orders बायर्स buyers होते होते हैं। वहाँ जब IRP अपॉइंट होता है तो उसके पास कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, उसके पास पावर्स है वो सारे रिकॉर्ड्स एक्सेस करने की, और एक मेल में सबके पास मेल जा सकती है। उस समय कम से कम एक ये प्रोविजन होना चाहिए कि हर एक होम बायर को नोटिस तो चला जाए कम से कम कि आई एम नाउ IRP अपॉइंटेड इन दिस मैटर, यू फाइल क्लेम विद इन दिस पीरियड। दैट थिंग इज मिसिंग इन दिस कोड। तो माय सजेशन है कि ये एक नोटिस का प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स 90 डेज के बाद अपॉइंट हो जाती है। अगर 90 डेज से एक दिन भी आदमी डिले हो गया क्लेम फाइल करने में, ही इज नॉट पार्ट ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, और उसका क्लेम गया। थोड़ा सा अवेयरनेस और इसको प्रचार प्रसार जिसे कहा जाए, शायद उसकी और जरूरत है। अभिषेक ये सब बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था हमारी बेटियां, और इसे प्रियंका पांडे लिखती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम सफल रहा है और आगे भी रहेगा। इस कार्यक्रम के जरिए मैं प्रधानमंत्री और दूसरे सभी का ध्यान घरेलू हिंसा से जूझ रही महिलाओं की ओर भी दिलाना चाहती हूं, जिनके लिए कुछ इसी प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत किए जाने की जरूरत है। नेहा वर्मा लिखती हैं कि कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब वहाँ की बेटियां मजबूत हों, देश निर्माण में उनकी भागीदारी पुरुषों के बराबर हो, और उन्हें हर वो अवसर प्राप्त होने चाहिए जो बेटों को हैं, ताकि भविष्य में बेटियां अपने साथ साथ देश का भी नाम रोशन कर सकें। तो आप अपनी राय सुझाव आलोचना में भेजते रहिए। साथ ही हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।